व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। अगर ये टॉपिक जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात की जाए तो आप हर एक एग्जाम, चाहे वो पीसीएस लेवल हो या फिर एसएससी लेवल का हो या बीपीएससी लेवल का हो, हर जो भी लेवल का आप दे रहे हैं उन सभी एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड जनसंख्या से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने 50 तक प्रश्नों का हल देखा था, आज उससे आगे हम लोग देखेंगे तथा उन सभी प्रश्नों का विस्तारपूर्वक भी चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 50 तक प्रश्नों का हल देख लिया था। आगे आज हम लोग 51 से देखेंगे 51। देखिए, ये 51 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो वह 2011 की जनगणना की बात की जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर 2001 की तुलना में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिला, वह 943 है। और वही प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को ही लिंगानुपात भी कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, लिंगानुपात भी अगर पूछ दिया जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या होती है वही लिंगानुपात भी कहलाता है। तो भारत के 1000 पुरुषों पर 2011 में 943 महिलाएं हैं पूरे भारत में। नेक्स्ट बात की जाए 52 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। यानी 2011 का तो पुरुष 1000 पुरुष पर कितने स्त्रियों की संख्या, 943, यही लिंगानुपात भी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 पुरुष 943, यही अनुपात है स्त्री और पुरुष का 2011 में। नेक्स्ट देखेंगे 53 में कह रहा है 53 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष के अनुपात में क्या हुआ है। अब इसे हम लोग समझेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। वही जो अनुपात होता है प्रति 1000 पर 1000 अनुपात 943 जो अभी वर्तमान में है भारत का लिंगानुपात। अगर आप इसके पिछले दशक देखेंगे, दशक इसलिए क्योंकि प्रति 10 वर्ष पर क्या होती है, जनगणना संपन्न होती है। इससे पहले 2001 में हुआ था, तो 2001 में जो महिलाओं की संख्या थी और पुरुषों की जो जनसंख्या थी वो थोड़ा कमी थी। महिलाओं की बात की जाए जहाँ पर 933 था और वही 2011 में 10 बढ़ोतरी यानी 243 देखने को मिला है। तो थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिला है, थोड़ी सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 54 में देखिए, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। कौन ऐसा राज्य है, यानी जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रहेगी, स्वाभाविक सी बात है वहाँ का जो लिंगानुपात होगा वह भी अधिक होगा, यानी वहाँ महिलाएं अत्यधिक होगी। तो वह राज्य है केरल। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है, वह महिलाएं ज़्यादा है पुरुषों से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या सिर्फ केरल ही राज्य नहीं, केरल के अलावा भी राज्य है जिसमें आप पदुचेरी देखेंगे जिसमें 1037 हैं, और भी अन्य राज्य उससे धीरे धीरे कम देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे सर्वोच्च स्तर पर केरल है, इसलिए सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में ही है। नेक्स्ट देखिए 55 में कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। अब कह रहा महिलाओं के अनुकूल कौन है, यानी महिलाओं के अनुकूल यानी महिला वहाँ ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। तो केरल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं पुरुषों से ज़्यादा है, यानी वह महिलाओं के अनुकूल है, महिलाएं ज़्यादा है। कितना है महिलाएं, 1084 है, और यही लिंगानुपात भी कहलाता है। लिंगानुपात क्या था, लिंगानुपात का मतलब हुआ कि प्रति 1000 पर जो स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 56 में देखेंगे, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था। यह भी काफ़ी रोचक प्रश्न है। 1901 की बात कर रही, अब याद करिए, क्या भारत, आपको ऐसा माइंड में लग रहा होगा कि 2001 में तो कम था, 2011 में जहाँ 943 था 2001 में क्या था, 933 था, तो आपको लग रहा होगा जरूर 900 से ही कम होगा, लेकिन नहीं, उस समय लिंगानुपात ज़्यादा था। और आपको मालूम होगा ना कि 1921 ईस्वी को जनसंख्या विभाजक दिवस, ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता था। कारण यह था कि जन्म दर मृत्यु दर अत्यधिक होने के कारण जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिला। लेकिन हालांकि 1921 के बाद क्या हो गया, जनसंख्या में थोड़ा वृद्धि देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था ये सब में जो साइंस था वो काफ़ी विकास हुआ, जिसके कारण वो कम हुआ मृत्यु दर। लेकिन उससे पहले देखा जाए भारी उतार चढ़ाव देखने को। तो 1901 की जनसंख्या कितना था, तो 1901 में लिंगानुपात था 972, काफ़ी अत्यधिक था, 972 था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि इतना होने के बावजूद भी उस समय आज की तुलना में कम क्यों था जनसंख्या। अभी हमने चर्चा किया, कारण यह था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक था। अत्यधिक कारण यही था, विकास नहीं हुआ था उस समय, अशिक्षा भी था, उसके बाद जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी वो अनुकूल नहीं थी, इसलिए तो 1921 ईस्वी को ग्रेट डिवाइडेड ईयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट 57 में देखिए,
लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरे स्थान पर निम्नलिखित में से किसका स्थान है? कह रहा है लिंगानुपात की दृष्टि से केरल महिलाओं के सर्वाधिक उपयुक्त थी, जिसमें केरल में 1084 महिलाएं थी। उसके बाद कह रहा दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान होगा पाडुचेरी का, 1037 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, पाडुचेरी। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 58 में देखिए, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? लिंगानुपात क्या था? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते थे। तो सबसे कम लिंगानुपात है उस चारों ऑप्शंस में हरियाणा है। हरियाणा में कितना? मात्र 879 है। और यह कम लिंगानुपात यह दर्शाता है कि वहाँ पर भ्रूण हत्याएँ ज़्यादा होती है। एक चीज़ को यह दर्शा रहा है, तो इसलिए वहाँ की सरकार काफ़ी प्रयासरत है इसको बढ़ाने में। नेक्स्ट देखिए 59 में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? अब कह रहा है 2011 से 6 वर्ष से कम। अब 6 वर्ष से कम कहने का मतलब वो शिशु में आ जाएगा, तो उसी को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात क्या हो गया कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रति 1000 जो पुरुष शिशुओं पर जो क्या होती है, जो महिलाएं शिशु होती है उनकी संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी उनका जो होता है 1000 जो पुरुष शिशु होता है और जो उसमें जो महिलाएं शिशु होती है उसका जो संख्या होता है उसी को हम लोग शिशु लिंगानुपात, जो 6 वर्ष से जैसे ही कम कह दिया इसका अर्थ है शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा शिशु लिंगानुपात? वह हो जाएगा 919। तो ध्यान में रखेंगे कि 2011 की जनगणना के बाद लिंगानुपात कितना था बच्चों का? वह 919 है। अब क्या 919 इससे पहले भी था? तो नहीं, जो इससे पहले 2001 की बात की जाए तो वहाँ पर कितना था? 927 था, जो थोड़ा कमी देखने को मिला है। नेक्स्ट देखिए 60 में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अब कह रहा है ऑप्शन को पढ़ना है, कौन सही नहीं। ऑप्शन पहला में केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में बिल्कुल है। स्त्री पुरुष के अनुपात में महिलाओं का पक्ष में, जिसमें महिलाएं 1084 है। तो यह ऑप्शन 1 तो सही है। 2 में पढ़ते हैं बी में, भारत में लिंगानुपात 243 हो गया। बिल्कुल सही बात है कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 हो गया, लेकिन आगे की जो जनसंख्या 2021 में होगा और उसका रिपोर्ट 22 में आपको आएगा। यानी 22 में भी, तो 20-21 में तो कोविड के कारण भी परेशानी हो रहा, तो हो सकता है थोड़ा लेट से देखने को मिले 2021 का जनगणना। इसी में चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। क्या यह सही है? अभी हम लोगों ने देखा चंडीगढ़ से भी एक है हरियाणा जहाँ पर लिंगानुपात कम है, तो सी ऑप्शन रहने दीजिए। आगे बढ़िए, पांडुचेरी में स्त्री पुरुष के महिलाओं के पक्ष में, बिल्कुल सही बात है कि पांडुचेरी में भी हम लोगों ने देखा कि 1037 महिलाएं हैं, पुरुषों से ज़्यादा। यहाँ भी महिलाओं के पक्ष में, पांडुचेरी में भी और केरल में भी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 61 में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम। अब आरोही क्रम पूछ रहा है कि लिंगानुपात किसका कम है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है। तो सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात बात की जाए तो वह हो जाएगा केरल का, अभी हम लोगों ने देखा। और केरल से पहले, केरल से कम तो वह हो जाएगा पांडुचेरी, लेकिन पांडुचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर राज्यों का पूछा है तो पांडुचेरी नहीं लेंगे। उससे कम हो जाएगा, केरल से कम आ जाइए, उसके बाद तमिलनाडु आ जाइए। तमिलनाडु में कितना है? 995। और 995 से कम लिंगानुपात कहाँ है? वह 991 है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ से पहले कहाँ है? वह है मध्य प्रदेश में 931। तो क्या यह क्रम से? नहीं, क्रम से नहीं है, बीच में केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहे थे। पहला नंबर पर जरूर केरल था, तो दूसरा नंबर पर पांडुचेरी था 1037 के साथ, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, बिल्कुल सही बात है। और चौथे नंबर पर क्या था? आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन में नहीं है, तो छत्तीसगढ़ एक का अंतर है। छत्तीसगढ़ में जहाँ 991 वो 992, तो ऑप्शन नंबर 1 ही पर्याप्त होगा, क्योंकि आरोही क्रम कर, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट 62 में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। अब देखिए यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, यह 2011 में है, लेकिन इस आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर जो 1901 की जनगणना हुई थी उसमें पूछा गया था कि बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात कब था, उसका भी डाटा पूछा गया। तो जो है बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात का मतलब ही हो गया न्यूनतम लिंगानुपात। तो सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात का तात्पर्य हुआ न्यूनतम लिंगानुपात से है। तो भारत के बृहत नगरों में अगर बात की जाए 1991 की, तो उस समय जो क्या था, जो बृहत बात की जाए
सर्वाधिक प्रतिकूल यौन शोषण उस समय कोलकाता में था। कोलकाता में मात्र कितना था न्यूनतम लिंगानुपात 696। लेकिन अभी 2011 का पूछा है कि सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात। तो यह चारों महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया। आगे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो मेट्रोपोलिस सिटी होता है वो क्या होता है, महानगर क्या कहलाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या तथा 50 लाख के बीच की जनसंख्या को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा गया है। तो वो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो इस चारों में से हो जाएगा, देखिए सबसे करा यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिकूल यौन यानी कि उसके विरुद्ध में यानी न्यूनतम लिंगानुपात वह मुंबई हो जाएगा। मुंबई में कितना है, मुंबई में देखा जाए तो 860 है लिंगानुपात, तो ध्यान में रखिएगा। दिल्ली में उससे ज़्यादा ही है, दिल्ली में देखने को बात किया है तो 868 है। वहीं चेन्नई में कितना है, चेन्नई में बात किया है तो 989 है। और कोलकाता में बात की जाए तो 990। हाँ, 1991 में था उस समय ज़रूर कम था। जो एक प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है कि 1991 में जो सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात, तो वो उसका प्रश्न का जवाब कोलकाता था, क्योंकि उस समय उसकी कम थी, लगभग 696 ही था। लेकिन अभी 2011 का है तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे मुंबई कितना है, मात्र 860 महानगर का। नेक्स्ट देखेंगे, मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में है, तो राज्य का नहीं, यहाँ नगर का पूछा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 में, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में। अब पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में पूरे जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण में निवास करते हैं और कितना प्रतिशत नगर में। तो ध्यान रखिए, जो नगरीय अनुपात है भारत के पूरा जनसंख्या का वह 31.16% है, और बाकी का देख लीजिए 68 पॉइंट समथिंग परसेंट वो ग्रामीण जनसंख्या है। तो कह रहा उस ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है। अनुपात पूछ रहा है, ना कि जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, अब देखिए हिमाचल प्रदेश और बिहार दो ही आपके माइंड में चल रहा होगा, क्योंकि बिहार में बात की जाए, जो बिहार की जो जनसंख्या है पूरा वह 10 करोड़ है। 10 करोड़ में आप बात की जाए तो लगभग 9 करोड़ तो ग्रामीण ही भी निवास करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 68 लाख में लगभग 61 लाख गांव में ही निवास करते हैं। तो अनुपात किसका ज़्यादा है, यह 90% के साथ आ रहा है, तो अनुपात हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा। लेकिन अगर जनसंख्या पूछता तो इस चारों में से बिहार हम सोच सकते थे, लेकिन अनुपात पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश हो जाएगा कि इसका जो अनुपात ज़्यादा है ग्रामीण जनसंख्या का। हाँ, बिहार में जरूर जनसंख्या ज़्यादा, लेकिन प्रतिशत कम है हिमाचल की तुलना में। नेक्स्ट देखिए 64 में कह रहा है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत के पूरे आबादी का 31.16% नगर में निवास करती है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि नगर क्या होता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। नगर अधिवास का मतलब हुआ कि एक ऐसा बस्ती जिसमें क्या हो, अधिकांश जनसंख्या गैर कृषि क्रियाओं में संलग्न हो, अर्थात जो द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र कहने का मतलब औद्योगिक क्षेत्र जिसमें निर्माण विनिर्माण क्षेत्र आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र कहने का मतलब हो गया सेवा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत में बैंकिंग, बीमा और ई कॉमर्स, ये सभी व्यवसायिक, ये सभी आते हैं तृतीयक में। तेरी उसमें क्या हो, कृषि पर कम रहकर लगभग 75% जो जनसंख्या हो वह क्या हो, गैर कृषि कार्य द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ कार्यों में संलग्न हो, तो वही क्या कहलाता, वह नगर कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जनसंख्या के अनुसार क्या किया गया है, नगरों का भारत में 2 तरह का विभाजन किया गया, एक संवैधानिक नगर, एक जनगणना नगर। वो आगे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक कौन सा पैमाना पर खड़े उतरने पर वो क्या कहलाएगा, नगर के परिभाषा में आएगा। तो यह क्या करा, नगरीकरण वाला राज्य कौन है, तो नगरीकरण वाला राज्य हो जाएगा, वह हो जाएगा गोवा हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकरण, अब देखिए नगरीकरण वाला राज्य है तो वह गोवा हो जाएगा। गोवा कितना है यहाँ पर नगरीकरण, तो बात की जाए 62% यहाँ का सबसे ज़्यादा नगरीकरण है 62%, तो ध्यान में रखेंगे गोवा हो जाएगा। हाँ, क्या गोवा के बाद किसका स्थान है, तो गोवा के बाद आप देखेंगे तो मिजोरम का आ जाएगा स्थान, 62 के बाद हुआ है 57, मिजोरम का 52% है, और तीसरे नंबर पर है वह तमिलनाडु का है 48%, और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो ये क्रम को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, तो वह हो जाएगा गोवा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 62% नगरीकरण वाला राज्य है।
65 देखिए 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि भारत के कुल जनसंख्या में भारत के जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था वह कितना था, 68.8%। ग्रामीण जनसंख्या का कितना था, 31.6%। तो आप इसमें घटा दीजिए 100 में, बाकी जो शेष बचेगा वो आ जाएगा, तो 68.8% लगभग है। नेक्स्ट 66 में देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम चुनिए। अब देखिए, नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ऐसा ना पूछ रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पे आपका क्या चीज़ देखने को मिलेगा कि नगरीय जनसंख्या, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नगरीय जनसंख्या का अनुपात, तो इसमें अंतर हो जाएगा। अगर पूछ देता कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो उसका डाटा अलग होता, क्योंकि वो जनसंख्या पूछ रहा है। यहाँ अनुपात पूछ रहा है, अर्थात प्रतिशत पूछ रहा है। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग देखें कि गोवा में है नगरीय अनुपात, क्या कितना परसेंट, 62 पॉइंट समथिंग परसेंट। दूसरे नंबर पर कौन था, मिजोरम था। कितना था मिजोरम, 52.1%। तीसरे नंबर पर कौन था, तमिलनाडु, 48 पॉइंट समथिंग परसेंट। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, 45 पॉइंट समथिंग परसेंट। और लास्ट में बच गया गुजरात। तो ये आपका क्रम है, गोवा है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र है। ये आपका घटते क्रम में है नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट देखिए 67 में, हाँ, अगर सिर्फ पूछ दिया जाए प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है, अनुपात ना पूछे ना प्रतिशत पूछे, तब उस समय आप महाराष्ट्र मार सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 11 लाख में लगभग 5 लाख लोग क्या करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। सिर्फ जनसंख्या, प्रतिशत में अंतर आ जाएगा, ये अनुपात में वही जो प्रतिशत रहेगा वही अनुपात में चलेगा। नेक्स्ट 67 में देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा 2011 के अनुसार 10 लाख। अब हम लोग पहले यह समझेंगे कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि नगरीय जो जनसंख्या था उसमें क्या हो गया था कि जनगणना, भारत के जनगणना विभाग द्वारा उसको विभिन्न भागों में बांटा गया था। तो नगरीय वस्तुओं के कुछ प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं, जिसमें उनको क्रम में बांटा गया। पहला, जिसे हम लोग नगरीय ग्राम के रूप में जानते हैं। नगरीय ग्राम में ज़्यादातर जनसंख्या क्या होती है, वह कृषि एवं संबंध आर्थिक कार्यों में लिप्त होती है। दूसरा जो है कस्बा के नाम से जानते हैं। कस्बा का जनसंख्या है 5,000 से 10,000 के बीच में नगरीय बस्ती होती है। यह क्या होता है, गांव से थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा नगरीय जीवन, यहाँ के रहने वाले लोग नगरीय जीवन व्यतीत करते। तीसरा क्या है, नगर, जो सिटी के नाम से जानते हैं। चौथा महानगर है। तो वही जो महानगर होता है जिसको हम लोग मेट्रोपोलिस कहते हैं, वहाँ की जनसंख्या बोला गया जो 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो, वह जनसंख्या क्या कहलाएगी, वह मेट्रोपॉलिट महानगर में आएगा। तो वही करा 10 लाख से अधिक जनसंख्या में भारत में कितने नगर हैं। तो अगर बात की जाए, अभी तो जो नगर की संख्या वो 53 है, लेकिन क्या यह प्रारंभ से इतनी थी, नहीं। आप याद करिए, उस समय जब ब्रिटिश भारत में निवेश किया था, आता है किसके तलाश में, व्यवसाय के तलाश में। 1901 की बात की जाए तो 1901 में भारत की जो मात्र कोलकाता एक था जो उपनगर था। लेकिन उसके बाद का आप देखेंगे, 1901 के बाद देखेंगे आप 1981 में आ जाइए, तो 1981 में यह बढ़कर कितना हो गया, 1981 में यह संख्या 12 हो गया। किसका, 10 लाख से अत्यधिक जनसंख्या महानगरों का। वही 1991 में आप देखिएगा तो हो जाएगा 23, और 2011 में तो आप देख ही रहे हैं कितना हो गया, 53 हो गया। अब क्या 35, तो 35 इससे पहले था, 2001 में था। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 में, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो करा नगरीकृत राज्य। अब इस प्रश्न से समझिए, नगरीकृत कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या। नगरीकृत कहने का मतलब हो गया कि जो प्रतिशत उसमें ज़्यादा है नगरीकरण का, तो ये तात्पर्य है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपको प्रश्न गलती हो जाएगा। नगरीकृत राज्य अर्थात अनुपात ज़्यादा नगरीकृत का। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य गोवा है। क्यों गोवा है, क्योंकि गोवा में जो नगरीकृत प्रतिशत है वह 62 पॉइंट समथिंग परसेंट है। मिजोरम में क्या है, उसके बाद मिजोरम में कितना है, 52 पॉइंट समथिंग परसेंट है। उसके बाद तमिलनाडु था 48%। तो यही क्या है, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब क्या हो गया, घटते क्रम, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 में, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है वह कहाँ है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत राज्य वह गोवा है। तो क्या ऑप्शन में गोवा है, नहीं है। तो ऑप्शन में क्या, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो अब आ जाइए कि गोवा के बाद कौन था, दूसरे नंबर पर था, गोवा के बाद मिजोरम था। मिजोरम में जो प्रतिशत थी वह कितना था, 52%। क्या मिजोरम है ऑप्शन में, मिजोरम भी नहीं। उससे नीचे आ जाइए, मिजोरम के बाद क्या था, वह था तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नगरीकृत राज्य थे, हम अभी बताएं कि नगरीकृत राज्य और
नगरीय जनसंख्या, दोनों में अंतर है। नगरीकृत राज्य कहने का तात्पर्य पूछ रहा है प्रतिशतता किसका है। तो अब हम लोग कहाँ तक चले थे, मिजोरम तक आए थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु था नगरीकृत में 48 पॉइंट समथिंग परसेंट पर, तो तमिलनाडु भी ऑप्शन में है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र था 45%। तो देखिए चौथा वाला ऑप्शन है। तो आपसे इस प्रश्न पूछने का मतलब है वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको क्रम पता है कि उसके बाद कौन कौन सा नगर आता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा और मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट देखिए 70 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। अभी हम लोग चर्चा किए कि नगरीय प्रतिशत, जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वह सबसे अधिक पहले तो गोवा में था 62%, दूसरे नंबर पर मिजोरम में था 52%, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में था 48% और चौथे नंबर पर क्या था, महाराष्ट्र था, जो ऊपर वाले प्रश्न में महाराष्ट्र ही देखने को मिला था। तो इस प्रश्न में गोवा है तो बिल्कुल हम गोवा मारेंगे। नेक्स्ट 71 में देखिए, करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अभी हम लोग चर्चा किए कि भारत की जितना भी जनसंख्या है उस जनसंख्या में से 31.6% क्या है, यह नगरीय जनसंख्या है। तो इस प्रश्न में 31.6 नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल यही रिपोर्ट है। तो आप ये नहीं है तो लगभग आप मारिए 30.8 मारिए, क्योंकि 30 पॉइंट जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये उसका दशकीय वृद्धि दर है 31.2, तो डी तो नहीं होगा, इसका एक्चुअल 31.6% ही हो जाएगा इसका नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 में, नगरीकरण की दृष्टि से भारत क्या है। अब देखिए नगरीकरण की दृष्टि से भारत क्या है, ऑप्शन पढ़िए। एक उच्च नगरीकृत, एक निम्न नगरीकृत देश है, एक उच्च मध्यम नगरीकृत देश है, एक मध्यम निम्न नगरीकृत। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल आप रिमूव करिए, एक निम्न नगरीकृत और एक उच्च नगरीकृत, क्योंकि आपको मालूम होगा भारत क्या है, भारत विकासशील है, ना ही विकसित है और ना ही यह विकसित है। तो विकसित जैसे देश अमेरिका आ गया, ये सभी विकसित देश है, लेकिन भारत विकासशील देश है। विकासशील देश क्या था, थोड़ा सा उन चीज़ों को रिकॉल करिए, इकोनॉमिक्स में भी इसकी चर्चा किए थे। विकासशील कहने का मतलब हो गया जहाँ पर अर्धपरिक्त मानव शक्ति हो और दूसरी ओर अर्धपरिक्त प्राकृतिक संसाधनों को कम या अधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती हो, वही देश अविकसित कहलाता है। यानी मानव शक्ति को वो अर्धपरिक्त कर रहा है और प्राकृतिक संसाधनों को भी वह अर्धपरिक्त कम या ज़्यादा करने में वो सक्षम है। और विकसित देश कहाँ था, विकसित देश वो देश था जहाँ पर क्या हो, उत्पादों को, जो तीनों साधन, मानवीय साधन, प्राकृतिक साधन, भौतिक, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा उसका समुचित और अनुकूलतम उपयोग कर पा रहा हो। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए जो भी आंसर होगा मध्यम होगा। तो मध्यम में दो ऑप्शन है, उच्च मध्यम तो निम्न मध्यम। तो आप उच्च मध्यम ना मानकर निम्न मध्यम ही ज़्यादा पर्याप्त होगा। नेक्स्ट देखिए 73 में, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या क्या होती है। अभी हम लोग चर्चा क्या किए थे कि जो भारत का नगरीय बस्ती है उसे क्या किया गया, निम्न भागों में बांटा गया। अब नगरीय बस्ती क्या कहलाता है, नगरीय कहने का मतलब हो गया ऐसी बस्ती के रूप में मतलब बोला जा सकता है जिसकी अधिकांश जनसंख्या क्या हो, गैर कृषि क्रियाओं में संलग्न हो, अर्थात द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र कहने का मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र कहने का मतलब सेवा क्षेत्र में, और चतुर्थ क्षेत्र कहने का मतलब जो नया क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। तो इन क्षेत्रों में जो संलग्न हो वह नगरीय क्षेत्र कहलाता है। तो नगरीय क्षेत्र को मुख्यतः निम्न प्रकार से उसको बांटा गया है। एक जो नगरीय ग्राम, तो पहला जो नगरीय ग्राम में जिसको बांटा गया, नगरीय ग्राम के अंतर्गत में क्या होता है, ज़्यादातर जनसंख्या जो होते हैं वह कामकाज में ही लगे होते हैं, और जो इसका जो भूमि होता है किसका, नगरीय ग्राम का, वो उसका जो ज़्यादातर भूमि होता है कृषि तथा उससे संबंध आर्थिक क्रियाओं में वह संलिप्त होता है। उसके बाद दूसरा जिसे हम लोग कस्बा के नाम से जानते हैं, कस्बा का इंग्लिश टाउन होता है। टाउन वैसे नगर को कहा गया जिसमें नगरीय अधिवास जो होता है उसका एक छोटा सा इकाई है, इसका जो आकार होता है वो गांव से बड़ा होता है। इसके जो निवासी जो जनरली जो यहाँ रहते हैं वह नगरीय जीवन व्यतीत करते हैं। इसकी जनसंख्या 5,000 से 10,000 बताया गया है। फिर आप सिटी में आ जाइए तो सिटी में वही 10,000 से 1 लाख के बीच की जनसंख्या को सिटी कहा गया है, जिसे हम लोग नगर कहते हैं। और फिर उसके बाद आप महानगर में आ गए तो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या और 50 लाख के तक की जनसंख्या को क्या कहा गया है, मेट्रोपॉलिटन। तो वही कह रहा है कि नगर की जनसंख्या क्या होती है, तो 10 लाख से, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, 10 लाख से हम अधिक मारेंगे, जो भी 10 लाख से अधिक होगा वह यह कहलाने लगेगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा महानगर में। नेक्स्ट देखिए मेगा लोपोसिस समानता कितनी जनसंख्या वाले नगर में होते हैं। तो मेगापोलिसिस तो नहीं होता है, ये शायद हमें लग रहा है लिखने में हुआ है ऐसा मिस्टेक्स, तो इसे हम लोग बाद में हम लोग देख लेंगे, या फिर अगर आप इसे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना चाहते हैं तो 74 नंबर में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट 75 में देखिए, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक क्या है। अब
ये चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग नगर की परिभाषा को क्या निर्धारित किया गया जनसंख्या आयोग द्वारा। तो पहले हम लोग समझेंगे जनसंख्या आयोग के द्वारा जो नगरीय अधिवास की जो परिभाषा की गई वो बताया गया कि ऐसी बस्ती जिसमें अधिकांश जो जनसंख्या है वह गैर कृषि भागों में अर्थात द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ भागों में संलिप्त है। यानी कहने का मतलब जो भारत की जनगणना विभाग है वह क्या किए, स्थानों के आकार पर, जनसंख्या घनत्व के आकार पर, व्यक्तियों और व्यवसायियों के जो स्थानीय प्रशासन के आधार पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभेद किए हैं। तो उन्हीं के अनुसार क्या किया गया, जनसंख्या विभाग, भारत के जनसंख्या विभाग के अनुसार क्या किया गया, भारत को दो प्रकार के नगरों में पहचान की गई है। एक पहला है संवैधानिक नगर। संवैधानिक नगर वो नगर हैं जो नगर पालिका के अंतर्गत में आते हैं, जिसको हम लोग कैंटोनमेंट बोर्ड भी कह सकते हैं उसके अंतर्गत में। और दूसरा आता है जनगणना नगर। तो जनगणना नगर के अंतर्गत में वो आते हैं जो निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करते हैं। पहला क्या है कहा गया है, पहला ये कहा गया है कि यहाँ की न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए। और दूसरा, पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का 75% क्या होना चाहिए, गैर कृषि कार्यों में संलग्न। गैर कृषि कहने का मतलब द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र में संलग्न होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों, बिल्कुल सही कह रहा है। यह इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। किसका, जो परिभाषा किया गया नगर की परिभाषा जनसंख्या आयोग द्वारा किया गया। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या, जब भी हम लोग चर्चा किए कि जो जनसंख्या घनत्व होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उस स्थान की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होना। तो तीनों कसौटियों को वो पूरा करा। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 76 में देखिए, मेट्रोपोलिस की जनसंख्या 2001 से 2011 में हो गई। क्या हो गई, मेट्रोपोलिस की संख्या। तो अब इस चीज़ को समझता, अभी हम लोग देखें मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस का अर्थ ही होता महानगर। महानगर क्या था, अभी हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या जो विभाग हैं भारत के जनसंख्या विभाग द्वारा क्या किया गया, नगर को विभिन्न बस्तियों में बांटा गया, जिसमें हम लोग जाने कि नगर ग्राम, उसके बाद हम लोग जाने कस्बा, जिसे टाउन कहते हैं। कस्बा के अंतर्गत क्या आया, जिसकी जनसंख्या, वहाँ के जो लोग होते हैं मुख्यतः नगरीय जीवन व्यतीत करते हैं, 5,000 से 10,000 जनसंख्या। उसके बाद नगर में आ गए, नगर जिसे हम लोग सिटी के नाम से जानते हैं, वहाँ की जनसंख्या 10,000 से 1,00,000 के बीच में हो। उसके बाद हम लोग आ गए मेट्रोपोलिस में आ गए, महानगर में आ गए, जिसकी जनसंख्या 50,000 से 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो 2011 में हम लोग पहले भी देखे थे कि तो मेट्रोपॉलिटन की संख्या 53 थी, जिसमें यूपी में 7, तमिलनाडु में 7, तो इसमें मिलाकर लगभग पूरे राज्यों में टोटल 7। 53 मेट्रोपॉलिटन 2011 में कितना था, 35। तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा, 35 से 53 हो गई। नेक्स्ट 77 में देखिए, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है। अब हम लोग यह जानेंगे। हम लोग तो जान लिए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, भारत में नगरीय जनसंख्या कितना है, 31.16% है। नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68 पॉइंट समथिंग %। तो इन 31.16% में सबसे ज़्यादा नगर जनसंख्या का योगदान। अब नगरीकृत राज्य नहीं है, अगर नगरीकृत राज्य रहता तो वो परसेंटेज वाला होता। यहाँ नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या क्या हो जाएगा, वह महाराष्ट्र का हो जाएगा। अब आपके माइंड में होगा यूपी भी है, तो यूपी महाराष्ट्र की तुलना में जो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, वह महाराष्ट्र में ही है। जहाँ पर अगर महाराष्ट्र की जनसंख्या की बात की जाए तो महाराष्ट्र का 11 लाख में लगभग 5 लाख जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, लेकिन यूपी में कम है ये डाटा। यूपी में आप देखेंगे तो यूपी की जनसंख्या कितना, 19 करोड़। 19 करोड़ में मात्र नगरीय जनसंख्या यहाँ पर 4 करोड़ है, तो महाराष्ट्र से भी कम है, अनुपात में भी कम चला गया। उसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में भी कम है। तमिलनाडु का पूरा जनसंख्या बात की जाए तो लगभग कितना है, लगभग 4 करोड़ है, तो 3 करोड़ निवास कर रही है। पश्चिम बंगाल में कितना है, पश्चिम बंगाल में बिहार में 10 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ में पश्चिम बंगाल में भी मात्र 2.9। तो महाराष्ट्र हो जाएगा जनसंख्या में सर्वाधिक। लेकिन नगरीकृत राज्य पूछ दे, नगरीकृत प्रतिशत पूछ दे, नगरीकृत राज्य का परसेंटेज पूछ दे, तो उसमें गोवा होगा। इन बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए 78 में, नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है। अब नगरीकरण से संबंधित, अभी हम लोगों ने जाना कि नगरीकरण क्या था। नगरीकरण के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो नगरीय बस्तियां होती है, ऐसी बस्तियां जिसमें जो अधिकांश जनसंख्या होती है गैर कृषि भागों में संलग्न होती है, अर्थात द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ इन भागों में, इन क्षेत्रों में संलिप्त होती है जनसंख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं। और उसको जो बांटा गया है जनसंख्या घनत्व के आधार पर, आयतन के आधार पर और प्रशासनिक के आधार पर, व्यवसायों के आधार पर, ये जनसंख्या
भारत की जनसंख्या आयोग द्वारा इसका विभाजन किया गया। तो वही करा नगरीकरण से संबंधित, भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है, ये ऐसा नहीं है, ये इस बात में थोड़ा संशय है। आगे पढ़ते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या का सांद्रण, सांद्रण का अर्थ होता है घना, तो ध्यान में रखेंगे बहुत सारे ऐसा वर्ड होता है जो आप इसका सही अर्थ नहीं जानते तो प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाते। सांद्रण कहने का अर्थ घना, तो कह रहा भारत का नगरीय जनसंख्या का सांद्रण अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे कि जो जनगणना भारत का जो जनगणना आयोग द्वारा जो नगरों का जो पहचान किया गया दो तरह से, एक संवैधानिक नगर और एक जनगणना नगर, जिसमें जनगणना नगर में हम लोगों ने देखा कि निम्नलिखित कसौटियों पर उतरना होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, फिर जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी में से एक और क्राइटेरिया था जिसमें जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया। तो ये जो पहला वर्ग है उसमें देखा गया था 1 लाख से अधिक। तो यह दर्शा रहा है कि जो जनसंख्या का जो घनापन है अपेक्षाकृत बड़े नगरों में इसलिए हुआ है ताकि क्या हुआ, जो वस्तुतः जो बड़े नगरों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, क्योंकि वहाँ रोजगार प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसके कारण ऑप्शन नंबर बी भी पर्याप्त है। नगरीय जनसंख्या का अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ है, क्योंकि बड़े नगर इसलिए हो गया क्योंकि जनसंख्या का भी आकर्षण वहाँ रहा है, इस वजह को लेकर कि रोजगार का प्राप्त होने की संभावना अधिक रहता। सी में कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीय विकास दर सदा बढ़ती रही। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर उस अनुपात में नहीं बढ़ा। तो ये सब कुछ अपवाद हैं, लेकिन वही कहा गया नगरीय विकास दर में बढ़ोतरी देखने को मिला। अगर बढ़ोतरी नहीं होता तो 35 से 53 कैसे हो जाता, तो यह तो दर्शा ही रहा है। तो ऑप्शन सी भी पर्याप्त है, बी भी पर्याप्त है। डी में देखिए, भारत के नगरीय समस्या में रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि मुख्य समस्या। आशा करते हैं अगर आप अभी हाल ही में अगर आप अपडेट होंगे तो पता ही होगा कि आज दिल्ली ऐसा केंद्रशासित प्रदेश में प्रदूषण तो एक अहम योगदान बन गया, जिसके कारण वहाँ की सरकारों को लॉकडाउन प्रदूषण के कारण लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा समस्या बिल्कुल आ रहा है नगरीय समस्याओं में। तो ए बी सी डी बिल्कुल सही है, लेकिन ए असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त हो जाएगा इस आंसर का सही जवाब। नेक्स्ट 79 में देखिए, सर्वाधिक अनुचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है। तो संकेंद्रित कहाँ है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, संकेंद्रित माने वहाँ अवस्थित है, स्थित है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक बात की जाए तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कितना हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। तो क्या आपके माइंड में लग रहा हो क्या मध्य प्रदेश ही सबसे सर्वोच्च है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राज्य पूछ रहा है तो राज्य तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन में वो है ही नहीं। इससे ज़्यादा है दादर एवं नगर हवेली में, जहाँ मध्य प्रदेश में 1,53,000 है, वहीं दादर नगर हवेली में 1,78,000 है। तो दादर व नगर हवेली में थोड़ा ज़्यादा है मध्य प्रदेश है, लेकिन दादर नगर हवेली ऑप्शन में है ही नहीं। तो अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हाँ, अगर इसकी प्रतिशतता पूछा जाए तो वो अलग है, वो आगे हम लोग देखेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा अलग। नेक्स्ट देखिए, 2011 में जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अत्यधिक है? अब बताइए, अभी हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जनजाति का आबादी सबसे अधिक मध्य प्रदेश था, लेकिन उससे भी ऊपर है कौन? दादर है वो नगर हवेली, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। तो कह रहा अब क्या कर रहा है, अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रतिशत की बात की जाए तो वह सबसे ज़्यादा प्रतिशत तो है लक्षद्वीप में। तो ऑप्शन में तो लक्षद्वीप है ही नहीं, तो यहाँ पर राज्य पूछा है क्योंकि लक्षद्वीप तो केंद्रशासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में कितना है? 94.8%। और उसके बाद मिजोरम है, तो मिजोरम में 94% का ये लक्षद्वीप में ज़्यादा है, समझे ना। वो वहाँ पे 94.4% है मिजोरम में, और लक्षद्वीप में इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे सर्वोच्च पर लक्षद्वीप है, वो 94.8 होगा, ऐसे ही देख लीजिएगा। तो लेकिन ये तो कन्फर्म है कि लक्षद्वीप आगे है। तो लेकिन लक्षद्वीप तो है नहीं, राज्य पूछा है लक्षद्वीप के साथ ही, इसलिए मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति, अभी हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ें तो जनजाति के बारे में तीन चार चीज़ों को हम लोगों ने जाना। पहला जाना कि भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा है? नहीं, अगर पूरे भारतवर्ष में बात किया तो दादर एवं नगर हवेली में है। उसके बाद प्रतिशत हम लोगों ने जाना कि अनुसूचित जनजाति का
सबसे अत्यधिक प्रतिशत कहाँ था, तो वो हम लोगों ने क्या देखा, मिजोरम देखा। तो क्या मिजोरम ही है पूरे भारतवर्ष में, तो नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो वह लक्षद्वीप है, लेकिन राज्य में मिजोरम है। तो दो चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और तो आपके माइंड में उठ रहा होगा कि सबसे कम कहाँ का है, तो वह भी आप जान लीजिए। जो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले सबसे जो हैं वह क्या है, शायद वो ध्यान में आ जाएगा, दिमाग से निकल गया वो। नेक्स्ट देखिए 81 में करा 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति, अभी हम लोग जनजाति बारे पढ़े, अब हम लोग जाति के बारे में जानते हैं। तो सब करा है आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत, करा सबसे ज़्यादा लोगों का प्रतिशत कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो सबसे अत्यधिक प्रतिशत की बात की जाए तो वह हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब में है जो अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। अगर पूरे भारतवर्ष में बात की जाए तो अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत योगदान करता है, तो वह 16.6% कुल जनजाति का करता है। आपके माइंड में जनजाति का नहीं बताएं तो पूरे जो जनजाति है पूरे जनसंख्या का वह कितना परसेंट कवर करता है, तो पूरे जनजाति जो ये अनुसूचित जनजाति है पूरे जनजाति का पूरे जनसंख्या का जहाँ ये 16.6 करता और जनजाति 10 समथिंग परसेंट, यानी 10 पॉइंट नहीं कहिए, कुल जनसंख्या का 8.6% ये कवर करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जनजाति पूरी जनसंख्या का 8.6% भारत में है और जाति जो है 16.6% है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, तो सर्वाधिक प्रतिशत है जो जाति का वह पंजाब में है। लेकिन जनजाति का बात की जाए तो जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ था, वह हम लोगों ने देखा था मिजोरम में देखा था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में। अभी हम लोगों ने देखा कि पंजाब में सर्वाधिक प्रतिशत है जाति का, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो वह सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, वह उत्तर प्रदेश में है अनुसूचित जाति का। तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, तो न्यूनतम मतलब जनसंख्या नहीं कहिए, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जाति का, तो वह हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। जो हम लोगों ने देखा था मिजोरम एक ऐसा राज्य था जो जनजाति के मामले में सर्वाधिक प्रतिशत था, लेकिन वही जाति की बात की जाए अनुसूचित जाति का तो यह मिजोरम में सर्वाधिक मतलब कम प्रतिशत में है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न 83 में देखिए किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। अभी हम लोगों ने यह देखा था कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जो जनसंख्या था वह कहाँ था, वह मध्य प्रदेश में था। इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख कितना था, 53 लाख, 1 लाख 1.53 यानी 1,53,000 था। वहीं दादर नगर हवेली में 1,78,000 था। तो लेकिन यहाँ पर राज्य पूछा इसलिए मध्य प्रदेश ही पर्याप्त हो जाएगा जनजाति में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 84 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का उच्चतम अनुपात, तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ अनुपात ज़्यादा रहेगा प्रतिशत भी ज़्यादा रहेगा। तो इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह पंजाब हो जाएगा। पंजाब में हम लोगों ने जाना था कि जो उच्चतम प्रतिशत था वह पंजाब था अनुसूचित जातियों का, और न्यूनतम जो था अनुसूचित जाति का वह क्या था, मिजोरम था। और सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति का वह यूपी था। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखेंगे। और पूरे जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना योगदान कर रहा था, वह योगदान कर रहा था लगभग 16.6%। और सिर्फ अनुसूचित जनजाति कितना कर रहा था, तो 8.6%। नेक्स्ट देखिएगा 85 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात, तो अनुसूचित अब जनजाति है, अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात कहाँ है। अब देखिए अब इसमें लक्षद्वीप भी है, नागालैंड भी। तो हमने अभी चर्चा किया था कि जो अनुसूचित जनजाति का सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वह था लक्षद्वीप में था। लक्षद्वीप में कितना था, 94.8%। वहीं मिजोरम में इससे कम था। तो ऑप्शन में लक्षद्वीप है तो बिल्कुल हम लक्षद्वीप मारेंगे, 85% हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर केंद्रशासित प्रदेश भी पूछता तो लक्षद्वीप मारते। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा राज्य में और पूरे भारतवर्ष में। तो अगर डाटा आपको याद हो ना तो भारतवर्ष में भी प्रश्न पूछेगा तो आप सही जवाब दे पाएंगे, राज्य भी पूछ देगा, केंद्रशासित भी पूछ देगा तो आप सही उसका जवाब दे पाएंगे। 86 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का आबादी का कितना, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि कुल जनसंख्या में भारत के अनुसूचित जनजाति का कितना योगदान है, मात्र 8.6%, ऑप्शन नंबर सी है। और जाति का कितना है, 16.6%। यह था पूरे अनुसूचित जाति का जो यूपी में ज़्यादा था। नेक्स्ट 87 में देखिए भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान।
अनुसूचित जनजाति का 8.6%, अनुसूचित जनजाति का 8 कितना था 16.6%, ऑप्शन नंबर सी है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है आपको। 88 में देखिए, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। किससे की जाती है साक्षरता दर की गणना? अब देखिए, साक्षरता दर का गणना, साक्षरता दर जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग समझेंगे कि पहले निकलता कैसे, वो जानेंगे कि क्या होता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जनसंख्या में साक्षरों की जो जनसंख्या होती है उसे साक्षरता दर कहते हैं। अर्थात साक्षरता बराबर क्या हो गया, जो साक्षरों की संख्या जितना है उसके बाद 7 वर्ष से अधिक जितनी भी जनसंख्या है गुने 1000, ये साक्षरता दर। तो क्या होता है, साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले जनसंख्या से की जाती है, ऐसा नहीं कि टोटल जनसंख्या। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, साक्षरता दर भी निकल जाएगा और साक्षरता का अर्थ भी यही है कि 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को इसमें रखा जाता है। और उसके अब आगे प्रश्न देखो, साक्षरता लोग कहलाएंगे कौन? तो वह व्यक्ति कहलाएंगे जो लिखना पढ़ना जानते हैं। वैसा नहीं कि पढ़ना जानते और लिखना नहीं जानते हो तो निरक्षर में आ जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सा साक्षर नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें लिख देगा जो लिखना जानता हो, पढ़ना नहीं जानता हो, लिखना पढ़ना दोनों जानता हो। तो पढ़ना जानता और लिखना नहीं जानता तो वह साक्षर नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए 89 में, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? अब भारत की अगर औसत साक्षरता प्रतिशत की बात की जाए तो वह 63% है, यानी कहीं कहीं 74 भी मिलेगा, तो 63 ही इसका क्या है, औसत साक्षरता दर है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में आगे आपको देखने को मिलेगा। 90 में देखिए, साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आकलन कर रहा है साक्षरता दर का। पहला है, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता है उसे साक्षर नहीं माना जाता है। क्या करेगा, जो व्यक्ति केवल क्या कर सकता है, पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता है, क्या उसे साक्षर नहीं माना जाएगा? बिल्कुल सही बात है, वह निरक्षर में आएगा। केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं गिना जाता, यह गलत है। 7 वर्ष या उससे अत्यधिक की आयु के बच्चों को साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। 3 में देखिए क्या करा, जनसंख्या की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा जो किसी भाषा को समझकर पढ़ लिख सकता है। हाँ, यह भी सही बात है। तो क्या करा है, कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 तो बिल्कुल सही है कि जनगणना की दृष्टि से वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा जो भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। 4 अब देखिए चौथा ऑप्शन भी एक है। चौथा में, किसी जिले के पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह जिले की 100% जनता साक्षर हो गई है। कह रहा है कि किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, तो इसका अर्थ नहीं कि जिले ने 100% जनता साक्षर हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उससे कम के जो एज है वो तो अभी निरक्षर ही है ना। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 91 में, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब साक्षरता के बारे में कह रहा है, साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, ऐसा तो हम कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी सुधार हुआ है यह पर्याप्त कहना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 से 11 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। अगर 2001 का साक्षरता दर आप देखेंगे तो वहीं पर 64% है, लेकिन 2011 में देखेंगे तो वह 73% हो गया था। यह तो वृद्धि को दिखा रहा है। भारत में साक्षरता दर 73% आकलित की गई है, भी सही है। केरल में 100% साक्षरता दर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। केरल में 100% साक्षरता दर पाई जाती है। 100% कहना तो उचित नहीं है, 100% तो नहीं है, लेकिन कितना है, लगभग ये कहिए 94% यहाँ साक्षरता है। तो डी नंबर पर्याप्त लग रहा है। भारत में साक्षरता दर में काफ़ी सुधार, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि एक मायने रखता है कि 60 के बाद 70 का आंकड़ा तय करना। तो एक ABC सही लग रहा है, लेकिन डी है जो 100% नहीं है 91 का। इस 4 ऑप्शन में से डी ही ज़्यादा अपर्याप्त है। नेक्स्ट 92 में देखिए, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? कितना किया गया है पूर्ण साक्षरता हेतु? वह 90% किया गया, यह ध्यान में रखेंगे डाटा पूर्ण साक्षरता हेतु। नेक्स्ट 93 में देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? कौन सा है, यानी एक राष्ट्रीय जो औसत रखा गया उससे नीचे है। तो उस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 93 का हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा जो है वह औसत से नीचे। अगर उड़ीसा की साक्षरता दर की बात किया तो मात्र 73 है, बाकी सब इससे ज़्यादा है। आप वहीं महाराष्ट्र का बात कर लिए तो 82%, गुजरात का 79%, पश्चिम बंगाल का भी 77%। तो यही ऑप्शन नंबर सी है जो इन तीनों में से भी कम है, और वह जो क्या रखा गया राज्य का जो औसत है उससे नीचे है, राष्ट्रीय औसत से नीचे है, राज्य का नहीं। नेक्स्ट 94 में देखिए, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? अब
अब साक्षरता दर सबसे कम है, आपको पता ही होगा, बिहार में मात्र 63% है। यहाँ पर महिलाओं की भी सबसे कम साक्षरता है। अगर महिलाओं की सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो लगभग जो यहाँ नोट किया गया है महिला का कितना है, मतलब 53% है। ये सोच लीजिए आप, ये भी प्रश्न कभी कभी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो अभी हम लोगों ने देखा केरल। केरल में कितना है? केरल में जो साक्षरता दर है वह 94% यानी 93% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 96 में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? अभी हम लोग चर्चा किए ना कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पायदान में सबसे कम साक्षरता है। बिहार है, सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु है, ये तेलंगाना है। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको सबसे कम साक्षरता देखने को मिलेगा। तीन बातों को ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु बोल दिए ना, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना ही सही है, क्योंकि बिहार में कितना है 63% और तेलंगाना में 66.5%। ये दो राज्य तो सबसे कम बिहार में है। महिला साक्षरता दर भी यहाँ पर तो स्वाभाविक सी बात है, पूरे साक्षरता ही कम है और महिला की भी साक्षरता कितना है, मात्र 53% और पुरुषों की 73%। 97 में देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर प्रतिशत अधिकतम है? अब केंद्र शासित प्रदेश है, चारों ऑप्शन ही केंद्र शासित है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे अत्यधिक केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा केरल। केरल के बाद दूसरे नंबर पर शायद लक्षद्वीप आता है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। लक्षद्वीप हो जाएगा, वह लक्षद्वीप में कितना है 92.28%। ऐसा नहीं आप दिल्ली मार दीजिए, तो वह लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 98 में 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? अब महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में। तो महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है, वह कहाँ है? वह केरल में है, क्योंकि केरल में तो ऐसे भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, जहाँ 93% है। यहाँ पर महिलाओं की भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लगभग 91% महिलाओं की साक्षरता है। नेक्स्ट देखिए बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हम लोग चर्चा किए हैं, 63 ऑप्शन में नहीं है, डी नंबर मारिए, 61 ही होगा। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य यानी निरक्षर कौन है? जो व्यक्ति पढ़ना जानता हो लिखना नहीं जानता हो वो निरक्षर कहलाएगा। तो सबसे अधिक बिहार ही में सबसे कम साक्षरता है, जबकि झारखंड उससे ऊपर है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर तो तेलंगाना आता है 66% के साथ। 101 में देखिए केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण क्या है? प्रश्न को काफ़ी ध्यान से पढ़ना और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पिछड़ी जातियों का अनुपस्थिति, सुविकसित सामाजिक अवसंरचना और उच्च नगरीकृत समाज। इस चारों में से जो पर्याप्त आंसर है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था को सुधार करने से साक्षर हो जाएगा राज्य? नहीं, उसके साथ साथ में समाज छोटे लेवल पर है, उनको भी सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा। सुविकसित सामाजिक और अवसंरचना दोनों के साथ। सुविकसित कहने का मतलब हो गया कि सुविकसित कहने का मतलब हो गया अत्यधिक विकसित क्षेत्र से जो मुख्यतः उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे, उसी को हम लोग सुविकसित कहते हैं। विकसित में भी सु लग गया, यानी प्रौद्योगिकी उद्योग क्षेत्र में वो आगे निकला हुआ, और सामाजिक अवसंरचना भी वहाँ काफ़ी पर्याप्त है। इन बातों को ध्यान में रखता, इसके कारण केरल क्या उच्च साक्षरता का कारण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ऐसे नहीं भी जानते हो, अगर आपको सिर्फ पता हो साक्षर है तो उसके अनुसार आप मापदंड इसका अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट 102 में देखेंगे भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? अब पहला हम लोग तो जाने कि केरल है और दूसरे नंबर पर मिजोरम है। केरल में क्या है, केरल का जो साक्षरता दर है वह कितना है? वह 93 था। और दूसरे नंबर पर क्या था? केरल के बाद दूसरे नंबर पर एक राज्य था, कोई केंद्र शासित प्रदेश था, देखिए ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद लक्षद्वीप था। हाँ, लक्षद्वीप था, सबसे ज़्यादा साक्षरता 92%। और तीसरे नंबर पर मिजोरम। तो राज्य है तो केरल मिजोरम सही हो जाएगा। नेक्स्ट 103 में देखिए 2011 के जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु कितने आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि साक्षरता दर निकालने के लिए 7 वर्ष या उससे अत्यधिक के जनसंख्या वाले को इसमें काउंट किया जाता है, लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 104 में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि देवी रूपक योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया? ये हरियाणा सरकार के द्वारा, लगभग शायद हमें लग रहा है कि 2002 में चला गया था। आप एक बार इसको देख लीजिएगा 2002 में है या नहीं, आप इसे हमें सजेस्ट करिएगा कमेंट में। तो देवी रूपक योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया था। इसमें मुख्यतः जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए इसको चलाया गया था। इसमें प्रोत्साहन यह बात कही गई थी कि जो मुख्यतः एक बच्चा के बाद नसबंदी कराएगा उसको 500 रुपया देगा, यानी जो एक लड़की के बाद करवाता है या फिर 2 बच्चे के बाद जो करवाते हैं उनको 200 रुपया महीना दिया जाएगा, 20 वर्षों तक दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि था, तो देवी रूपक योजना में था।
हाँ, कुछ केस भी आपको अगर न्यूज़ अपडेट होंगे तो देखने को यह भी मिला होगा कि बहुत सारे महिलाओं हैं जो इससे वंचित रही है ये इस मापदंड को पूरा करने के बाद, तो बात अलग है वो। तो इसका हर जगह हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट 105 में देखिए, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर रहा है तो सर्वाधिक प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आ जाएगा, कौन सा राज्य आ जाएगा? हमारे अनुसार तो मिजोरम में लग रहा है, मिजोरम होगा लगभग यहाँ पर 88% है। और केरल में जनसंख्या जरूर अधिक है लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है तो वह मिजोरम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जनसंख्या तथा नगरीकरण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का हम लोगों ने हल देखा, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दें वहाँ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा जनसंख्या से। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। तब तक हमारी क्लास देखने के लिए धन्यवाद।